आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक फेमस केस स्टडी देखने जा रहे हैं, हॉलिन्स वर्सेस हाउलर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। चैप्टर 5 में है रिलेशंस रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी मिलके नहीं बनाते, एक के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। और ये कुछ सिचुएशन ऐसा पैदा होता है जिसमें कि लॉ चाहता है कि किसी के नुकसान से आप अमीर ना हो। ये मुख्य मुद्दा है, आपको इसको याद रखना है कि किसी के नुकसान से कोई अमीर अगर हो रहा है तो ये रिलेशंस रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सामने आ जाएंगे। और इनमें से हम खास पर्टिकुलर सेक्शन 71 पे फोकस करने वाले हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। यानी कि कोई भी खोया हुआ चीज़ किसी का अगर आपको मिल जाए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके ड्यूटीज़ और साथ ही साथ आपके राइट्स को भी हम देखेंगे कि क्या क्या है। ये थोड़ा डिटेल में करने वाले हैं। हॉलिन्स वर्सेस हाउलर जो इन इन सारे लीगल बातों को समेटता है। वीडियो को हमने 3 भाग में बांट रखा है। पहला, व्हाट इज हॉलिन्स वर्सेस हाउलर ऑल अबाउट, यानी कि इसमें कहानी क्या है, ये हुआ क्या था, इससे रिलेटेड आप ये पहला पार्ट है इस वीडियो का, जिसमें उन लोगों के लिए जो कि पढ़ रहे हैं और शायद ये केस ठीक से नहीं समझे हों या ब्राउज कर रहे हैं, जो केस के बारे में थोड़ा और डिटेल जानना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे दिया गया है, कहानी के तौर पे दिया गया है। और नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 उन लोगों के लिए है जो काफ़ी सीरियस हैं और इसके पीछे का लॉ भी उनको लिखना है और उनको जानना है। उसको ये समेटता है एक जगह पे सारा कुछ जो भी रिलेटेड लॉ है, जैसे एक्ट, बैकग्राउंड हम बोल सकते हैं, एक्ट है, चैप्टर है, फिर कौन सा सेक्शन है, जैसे सेक्शन 71 हम पहले ही बता चुके हैं। उसके साथ साथ 71 के आसपास जो सेक्शंस हैं जो कि एक ही चैप्टर में समेटे गए हैं, जिनको हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और फिर उससे रिलेटेड टर्म, जैसे इसमें कुछ टर्म आएगा कि बेली एक टर्म आएगा, तो ये समझाएगा पार्ट 2 कि ये सब जो टर्म्स हैं रिलेटेड वो क्या है, ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बन सके और हम इस केस स्टडी को हैंडल कर सकें। केस स्टडी एक लीगल रीजनिंग होता है, इसलिए आपको उससे रिलेटेड चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप सीरियस हो अपने सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के प्रति, तो इस सेक्शन को आप चेक कर लेना। और पार्ट 3 पिछले कुछ साल में जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से क्वेश्चन को चुना जाता है, जिसमें कि साइटिंग है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हम देते हैं हॉलिन्स वर्सेस हाउलर का केस। तो वो ऐसा क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है उसको हम डील करेंगे और देखेंगे कि उसमें किस तरीके से इस केस को हमको लाना है अंदर। और एक टेंटेटिव आंसर आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा, जिसमें कि आप ये देखोगे कि अगर ये क्वेश्चन हमारा फिर से आए या इसी जैसा कोई और क्वेश्चन आ जाए तो इसको किस तरीके से लिखना है, मतलब उनमें कौन सा आंसर का क्या क्या हिस्सा होना चाहिए। तो ये एक सजेस्टेड आंसर है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो आगे चलते हैं पार्ट 1 में। पहला पार्ट है हमारा हॉलिन्स वर्सेस हाउलर का कहानी। पार्ट 1 बताएगा कि इसमें हुआ क्या था। तो यहाँ 2 पार्टी हैं, एक हॉलिन, हाउलर। आप जैसे नाम को सुन रहे हैं, हमने इनको उसी तरीके से प्रेजेंट किया है जैसे कि बेयर एक्ट में किया गया है। तो हम ज़्यादा नाम या उनके पते, उनके ठिकाने, उनकी कहानी को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम उसमें हुआ क्या था, लीगल पॉइंट, कन्फ्लिक्ट, इन बातों को चेक करें। केस किस चीज से रिलेटेड है पहले उसको जान लेते हैं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए पर्सन हु फाइंड्स लॉस्ट गुड, उससे रिलेटेड है ये जो केस है। ये हमको बताता है कि अगर आपको कोई खोया हुआ चीज मिल जाए, लॉस्ट गुड्स, तो आपको क्या क्या करना है उसके बाद। द प्राइमरी क्वेश्चन इन दिस केस वाज वेदर द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, यानी जिसको ये सामान मिलता है, क्या वो उसे बेच सकता है, हैज द राइट टू सेल दोज गुड्स और क्लेम ओनरशिप, या उसका ओनर बन के बैठ जाए। अगर ऐसा होता भी है कि वो उसका ओनर बन जाता है, तो कौन सा कंडीशन होगा जिसमें कि उस खोया हुआ चीज को पाने वाला आदमी उसका मालिक बन जाए। ये इस केस का असली मुद्दा है, यानी कि इस केस का पॉइंट ऑफ लॉ जिसके ऊपर ये केस आगे बढ़ा होगा। कहानी शुरू होता है कि एक ज्वेलरी शॉप में, जिसका कि मालिक हमने यहाँ पे नाम रखा है एफ, उस दुकान में एक आदमी आता है एच, और उसको एक छोटा सा डायमंड कहीं कोने में पड़ा हुआ मिलता है। यानी कि एच हुआ फाइंडर ऑफ
सम लॉस्ट आर्टिकल। अब देखते हैं कि एच का नेक्स्ट काम क्या है। एच उठाता है उस डायमंड को और एफ को यानी कि उस दुकान के मालिक को देता है, बोलता है इसको ठीक से संभाल के रखो और कोशिश करो कि इसका असली ओनर कौन है। दुकान का मालिक एफ है, उसकी कस्टडी में ये डायमंड आ जाता है। इसके बाद वो काफ़ी कोशिश होती है दोनों तरफ से, यानी कि ये एच भी ढूंढता है और वो जो मालिक है डायमंड शॉप का उसने भी अपना कोशिश किया, उसने भी कुछ खर्चा वर्चा किया होगा ढूंढने में, एडवर्टाइज किए होंगे, फिर भी वो जो ट्रू ओनर है उसको ये लोग ढूंढ नहीं पाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद एच बोलता है कि आपने जो भी खर्चा वर्चा किया है यानी एफ को, उस दुकान के मालिक को, कि आप पैसे रख लो, मुझे वो डायमंड दे दो। यहाँ एक सवाल उठेगा कि डायमंड बेसिकली किसका है, क्योंकि ट्रू ओनर तो मिला नहीं। शॉप ओनर बोलेगा कि मेरा है, जिसने ढूंढा बोलेगा मेरा है। इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, कोई ऐसा मुद्दा पैदा हो रहा है जहाँ पर कि झगड़ा हो सकता है। देखते हैं फिर क्या हुआ। तो ऑब्वियस जैसे ह्यूमन नेचर होता है, एफ ने मना कर दिया कि डायमंड मैं आपको नहीं दूंगा। मैंने उसके पीछे उसने कारण बताया कि आप खुद भी इसके ट्रू ओनर हो नहीं, तो मैं आपको क्यों दूं? अगर ट्रू ओनर आता तो मैं उसे दे देता, अगर आपको नहीं दे सकता। ऑब्वियसली मामला गया होगा कोर्ट में। कोर्ट ने बताया फाइंडर ऑफ गुड्स है, ये इसका मालिक है, हर एक इंसान के प्रति वो उसका मालिक है, मतलब उस डायमंड को रख सकता है एक्सेप्ट द ट्रू ओनर। अगर ट्रू ओनर आ जाए तो फिर फाइंडर ऑफ गुड्स उसका मालिक नहीं है। तो हेल्ड एच कुड रिटेन द गुड्स एज ही हैड फाउंड इट अगेंस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द ट्रू ओनर ऑफ द डायमंड। तो ये बन जाता है हमारा केस का पूरा कहानी। बहुत ही सिंपल है कि जो डिसीजन है वो फाइंडर ऑफ गुड्स को एक हक देता है सामान को रखने के लिए। तो अब हम जाएंगे अपने पार्ट 2 में, जहां पर हम ये जानना चाहेंगे कि ये डिसीजन के पीछे कारण क्या था, ऐसा डिसीजन आया क्यों। क्योंकि हम सिर्फ अगर एक डिसीजन देते हैं तो एक मेयर ओपिनियन होता है। आपसे भी क्वेश्चन में डिसीजन ही पूछा जाएगा कि आप होते तो यहाँ क्या फैसला लेते, तो आप बोल दोगे कि हम ऐसा फैसला लेते हैं। लॉलिस वर्सेस हाउरेल में हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, हम इस तरीके का एक डिसीजन ले लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी डिसीजन, इवन कोर्ट में अगर कोई जज कोई डिसीजन देता है तो उसके पीछे उसका रीजनिंग देना पड़ता है, हम इस फैसले तक पहुंचे कैसे। तो पार्ट 2 उसको डील करेगा कि ये फैसले तक पहुंचने के पीछे कहानी क्या है, पढ़ाई क्या है, लॉ क्या है। मतलब बहुत सारी जगह का जो नॉलेज है उनको एक जगह पे रखना, समेटना पड़ता है। तो पार्ट 2 को फॉलो करते आगे। अब इसमें हम बैकग्राउंड चेक करेंगे कि इस आंसर को जब हम लिखेंगे एग्जाम में तो हमको क्या क्या चीज़ याद रखना है। मतलब हमारे पास ये नॉलेज नहीं होगा तो हम सिर्फ डिसीजन दे के चले आएंगे और खाली डिसीजन दे के आने से पास तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे सेक्शन 71 रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 71 बोलता है कि पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी is subject to the same responsibility as a bailey। एक नया टर्म आ गया हमको जिसको समझना पड़ेगा, बेली। बोलता है कि जो आदमी को कोई खोया हुआ चीज़ मिल जाए वो उसको रखेगा ठीक उसी तरह जैसे कि एक बेली रखता है। थोड़ी देर में हम लोग जान जाएंगे कि बेली कौन होता है। सेक्शन 71 इज ए पार्ट ऑफ चैप्टर 5। अब थोड़ा ये बैकग्राउंड और भी जान लेते हैं। बैकग्राउंड के तौर पे देख सकते हैं आप कि चैप्टर 5 में सेक्शन 71 के और कुछ भाई बहन हैं साथ में हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। कहानी स्टार्ट होता है सेक्शन 68 से और जाता है 72 तक। और ये आप यहाँ पे 5 अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं जो आपस में एक बात से जुड़े हुए हैं कि ये सब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड बाय लॉ इन सिचुएशन वेयर नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। कानून चाहता है कुछ लोगों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन डालना कि आपको ऐसा करना है एज इफ कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हो। भले आपने कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है, अगर उसी तरीके से बिहेव करो जैसे कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता। जस्टिस डिमांड्स दैट वन पार्टी शुड कंपनसेट अनदर टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। क्यों हम किसी पार्टी पर ही ऑब्लिगेशन डालते हैं, तो उसका रीज़न है कि किसी को बेवजह फ़ायदा ना हो
जैसे किसी का पर्स खो गया, दूसरे पार्टी को मिल गया, उसमें पैसे हैं, तो एक आदमी का नुकसान हो रहा है और दूसरे को बेवजह का फायदा हो रहा है, मतलब उसने उसके बदले में कुछ दिया नहीं, नो कंसिडरेशन, और फिर भी वो पर्स में रखा हुआ पैसे को एंजॉय कर सकता है। तो ये जो आदमी जिसको पैसा मिला, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल दिया जाता है कि आप ओरिजिनल ओनर को आप ढूंढो और उसका पर्स उसको लौटाओ। तो कोई आदमी बेवजह अमीर ना हो, इसके लिए ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर विदाउट एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। तो ये हमको याद रखना है कि दोनों पार्टी जो इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि जिसका पर्स खोया है और दूसरा जिसने वो पर्स ढूंढा, यहाँ पे दो पार्टी हो गए। तो इन दो पार्टी के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट कभी नहीं बना था कि हम दोनों इस तरीके से बिहेव करें। दूसरी बात जो इसमें जरूरी है कि ओनली वन ऑफ द पार्टीज इज अंडर एन ऑब्लिगेशन, मतलब उनमें से एक ही पार्टी है जो कि ऑब्लाइज्ड है टू वर्क, दूसरे का ऐसा कुछ काम नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे सेक्शन 71 में फाइंडर ऑफ गुड्स, जिसको कि सामान मिलता है उसको लौटाना उसका ऑब्लिगेशन है और उसको उसी तरीके से बिहेव करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली जैसा बन जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, 2-3 बार ये वर्ड आ चुका बेली हमारे डिस्कशन में, तो इसको देखना जरूरी हो जाता है कि बेली आखिर है क्या। तो फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो हम बातें कर रहे थे उनका ये एक जिस्ट है। एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट, हमारे दोनों पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होती ऐसे। और इम्पोज्ड बाय लॉ, ऑब्लिगेशन जो है आपस में उन्होंने तय नहीं किया था, ये लॉ ने तय किया है। तो सेक्शन 68 से 72 तक कानूनन आपको ये काम करना है। अलग अलग केसेस हैं तो उनके में आपको क्या क्या करना है ये लॉ आपको जिद करता है, आपकी मर्जी से, यानी दोनों पार्टी के मर्जी से कोई इम्पोजिशन नहीं है। तीसरा, किसी को भी बेवजह फायदा नहीं होना चाहिए। तो ये उसके फीचर्स हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के। आगे बढ़ जाते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में जो हमने पांचों को देखा था वो 5 हैं ये सारे, 68, 69, 70, 71, 72, ये हमारे वो 5 सेक्शन है जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। पहला 68 है, क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू पर्संस इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। सेक्शन 69 पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन से रिलेटेड है। 70 क्या कहता है? सेक्शन 70 का कहना है ऑब्लिगेशन ऑफ ए पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्युइटस एक्ट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 71 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, जो हम आज पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट है सेक्शन 72 मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्सन। अब आगे बढ़ेंगे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो खैर हम एक अलग वीडियो में सेपरेट सीखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ फोकस करेंगे सेक्शन 71 पे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा है सेक्शन 71 जो डील करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ए पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए बेली। अगर आपने किसी का सामान कहीं पाया, वहीं छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने उसको उठा के अपने पास रख लिया, अपने कस्टडी में लिया, तो फिर आपके ऊपर एक बेली का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो नेक्स्ट सवाल काफ़ी देर से आपके मन में चल रहा होगा कि ये बेली है कौन। वैसे अगर आप लॉ प्रिपेयर कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली जानते हो बेली कौन है, फिर भी मेरा ड्यूटी है आपको बताना। तो हु इज अ बेली, चलो इसको चेक करते हैं। सेक्शन 148 तो पहले लीगली देखें तो सेक्शन 148 डिफाइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस बेलमेंट, बेलर एंड बेली। आगे की बात है सेक्शन 148 इन 3 टर्म्स को डिफाइन करता है। ये चैप्टर का ही नाम है बेलमेंट। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे हम उसका थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर देंगे। सेक्शन 148 कहता क्या है जरा देख लेते हैं। अ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड। तोड़ लेते हैं थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। एक आदमी दूसरे को कोई सामान देता है, यानी डिलीवरी ऑफ गुड्स होना जरूरी है, जहां पर कि कोई पर्पस की वजह से सामान दिया गया है।
कोई कारण है, जैसे कि मैंने अपने दोस्त को एक बाइक दिया ताकि वो कॉलेज जा सके, तो दो पार्ट इसमें क्लियर हो गया। पहली बात की डिलीवरी हुई है, दूसरे का एक पर्पस है, और जब ये पर्पस पूरा हो जाए तो उसको ये सामान लौटा देना है, रखना नहीं है। बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, या जैसा कि जिसने दिया था उसने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हो कि ये बाइक ले जाओ, कॉलेज चले जाना, और लौटते वक्त मेरे रिलेटिव हैं कॉलेज के बगल में, उनको दे देना। जो बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं वो यहाँ पर एक टेलर का होता है, जो कि टेलर जो है उसको सामान हम देते हैं सिलाई करने के लिए, और जब हम उसको डिलीवर कर रहे होते हैं तो हमारा नाम होता है बेलर। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर, और वो जो टेलर है वो है बेली, और बेली को ये सामान मिलता है। मतलब कि हमने उसको दिया कि भैया ये शर्ट सिलाई करो, यानी पर्पस भी है, और हमें लौटा देना, सिलाई करने के बाद हम उसके पैसे दे देंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ ए बेली, ए टेलर इज ए गुड एग्जाम्पल। पीस ऑफ क्लॉथ इज डिलीवर्ड, तो डिलीवरी हो गया, आपने कपड़े उसको दिए सिलने के लिए, पर्पस है कि सिलाई करो, और जब ये हो जाए वापस लौटा देना। तो ये जो सामान है वो कस्टडी किसके पास रहेगा? टेलर के पास रहेगा। द टेलर हैज टू टेक केयर ऑफ द सेम एज इफ ही वेयर द ट्रू ओनर, और उसका जो देख रेख करेगा उस कपड़े का, मतलब ऐसा नहीं कि बाहर सुखा दे रात को चोरी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको भी ताले चाबी में ही रखेगा जैसे बाकी सामान को रखता है। तो बेली को यानी कि टेलर को वैसे ही रखना है जैसे वो खुद का सामान है, लेकिन वैसे यूज नहीं करना है कि वो उसका मालिक है, और ना ही अपने बाकी चीजों में उसको मिला सकता है। जैसे कि हमने एक अच्छा क्वालिटी का गेहूं दिया पीसने के लिए, और वो अपने एक लोअर क्वालिटी के गेहूं के साथ मिला के पीस दिया, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि जब हम किसी को कोई सामान देते हैं किसी काम के लिए, तो उस आदमी का यानी बेली का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आता है, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं। और हमने अभी भी पढ़ा सेक्शन 71 में, अगर आप किसी का खोया हुआ चीज पाते हो तो आपके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू हो जाता है। तो अब आगे बढ़ेंगे। ये जो सिमिलरिटी है बिटवीन अ बेली और एक इंसान जिसने कि किसी का खोया हुआ सामान ढूंढा है, तो यहाँ ये सिमिलरिटी को आपको चेक करना है, दोनों बराबर है। मतलब ऐसा ही हुआ जैसे कि जिसका सामान खोया उसने आपको अपना पर्स दिया और कहा कि ये मुझे लौटा देना, और आपको उस पर्स को देख रेख रखना है, बढ़िया से अपने पास रखना है, और उसको अपना नहीं मानना है कब तक न जब तक आप उसके ढूंढ के लौटा ना दो। ठीक है, नहीं लौटा पाओगे तो आप मालिक बन जाते हो इसका, हर किसी इंसान के खिलाफ, एक्सेप्ट द ट्रू ओनर, यानी कि ट्रू ओनर को छोड़कर कोई भी आपसे मांगे तो आप मना कर सकते हो, नहीं दोगे, लेकिन ट्रू ओनर मांगेगा तो देना पड़ेगा। तो अब थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है हॉलिन वर्सेस हाउलर का पार्ट 3, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो हैंडलिंग अ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, इसको हम देखने जा रहे हैं। 2019 नवंबर में क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। एक्स फाउंड ए वॉलेट इन अ रेस्टोरेंट, ही इंक्वायर्ड ऑफ ऑल द कस्टमर्स प्रेजेंट देयर। एक वॉलेट मिलता है, सारे कस्टमर से पूछता है कि भैया किसी का है, फिर भी वो ट्रू ओनर को नहीं ढूंढ पाता। फिर उस वॉलेट को ही हैंडेड ओवर द सेम टू द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट टू कीप टिल द ट्रू ओनर इज फाउंड। ये आप रखो, अगर कोई कल आके ढूंढे मांगे इस पर्स को तो दे देना। एक सप्ताह के बाद जाके पूछता है कि क्या मिला वो कोई आदमी, तो रेस्टोरेंट वाले ने कहा नहीं, कोई तो आया नहीं, कोई मिला नहीं, और फिर बोला कि ठीक है तो वॉलेट मुझे वापस कर दो। मैनेजर रिफ्यूज टू रिटर्न इट बैक टू एक्स, सेइंग दैट इट डिड नॉट बिलोंग टू हिम। In the light of the Indian Contract Act 1872, can X recover it from the manager? 4 मार्क का क्वेश्चन था। आप देखो कितना क्लोज है, कितना सेम है ये हॉलिन्स वर्सेस हाउलर की। मतलब अगर आप ये केस को जानते हो, ये क्वेश्चन में 4 मार्क आपका लगभग रखा हुआ है, बशर्ते कि वो सारे एलिमेंट आप मेंशन करो, खाली डिसीजन देके मत आ जाना। अगर आप सारा चीज बता रहे हो तो कोई भी एग्जामिनर आपका मार्क रोकेगा नहीं, उनके खुशी से देगा, ये बात समझते हुए कि आपको इस केस का डेप्थ पता है। तो हम इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करें? तो सबसे पहले हमको देखना होगा कोई भी केस में कि किस एक्ट से रिलेटेड है, पर यहाँ कोई आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि इसका एक्ट जो है वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, इन द लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आपको यहाँ कोई दिक्कत
होने वाली नहीं है। पहला पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट में चलेंगे, चैप्टर अंडर द एक्ट टू विच द क्वेश्चन बिलोंग्स। तो हर समय एग्जामिनर चाहेगा कि जब आप इस क्वेश्चन को डील कर रहे हो, चैप्टर के बारे में आप बताओ, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट है जो आपको जानना है या आपको याद रखना है, जो हम आज ऑलरेडी डील कर चुके हैं, इसके बारे में हमको बताना होगा। तीसरा जो है वो पर्टिकुलर सेक्शन आपको लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सेक्शन नहीं दिया हुआ है और हम जान रहे हैं कि ये सेक्शन है 71। तो 71 को आपको समझाना पड़ेगा। 71 के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है, 2-3 लाइन ही है 71, लेकिन आपको उसको समझाना पड़ेगा। उससे रिलेटेड टर्म्स, जैसे बेली टर्म आता है तो बेली को भी समझाना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा जो फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन लिख रहे होगे तो आपको लास्ट में लिखना होगा इससे मिलता जुलता एक केस है, और वो मिलता जुलता केस आपका आज का डिस्कशन था, वो है हॉलिन्स वर्सेस हाउलर। तो आपका पूरा आंसर यहाँ पे तैयार हो जाता है। अभी आंसर तैयार होने का एक पार्ट और भी बाकी है, जिसमें आप कन्फ्लिक्ट को बताओगे, किस तरीके से दोनों के बीच में मुद्दा क्या हुआ, झमेला क्या था। यहाँ 2 पार्टी हैं, जिसको ये वॉलेट मिला था, और दूसरा पार्टी है वो मैनेजर जो मना कर रहा है देने से। तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप उसको रिजॉल्व करोगे बाय सेंडिंग आउट अ डिसीजन, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये चौथा पार्ट हमारा हो गया जो हमारे आंसर में झलकना चाहिए। अब इसका आंसर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको पहले मेंशन करना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है। पहला पार्ट तो बहुत ही क्लियर है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का हम छोटा मोटा डेफिनेशन दे देंगे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 68 से लेकर सेक्शन 72 तक कुछ ऐसी बातों को लिखा गया है जहाँ पर कि कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, और ये दोनों पार्टीज जो हैं उनमें से एक पार्टी पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है और एक पे ऑब्लिगेशन है, और तीसरा कि इसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में बेवजह कोई फायदे में ना रहे। तो ये 3 बातें हमको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत शॉर्ट में, सारा आंसर आपको शॉर्ट में लिखना होता है, लेकिन जताना होता है अपने एग्जामिनर को कि आपको पता बहुत कुछ है। और ये तब जब आप इन सब चीज़ों को सीख जाओगे तो ही शॉर्ट में लिख पाओगे। कम जानकारी वालों को ज़्यादा लिखना होता है, ज़्यादा जानकारी वाले कम में बात बोल जाते हैं। नेक्स्ट हिस्सा हमारा आएगा कि सेक्शन 71 किस तरीके से काम कर रहा है। मतलब हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में से एक चुनेंगे, सेक्शन 71। हमारा ये केस जो है सेक्शन 71 से रिलेटेड है, और फेमस केस हम हॉलिन्स वर्सेस हाउलर को मेंशन करेंगे। उसका कहानी को शॉर्ट में बताएंगे कि सिमिलर केस पहले हुआ था, जहाँ पर कि एक आदमी को डायमंड मिला था एक शॉप में, उसने मालिक को दे दिया और मालिक रिफ्यूज किया जब बाद में देने के लिए। तो कोर्ट का डिसीजन आया था कि ये डायमंड का असली हकदार जो है, अगर ट्रू ओनर नहीं मिलता है तो जो पाया है ये उसका हो जाएगा। तो इतनी बातें हमको बतानी है। आपके सामने एक सजेस्टिव आंसर यहाँ पर रखा हुआ है, ये सिर्फ एक सजेशन है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। इसमें आप देखो कुछ हिस्सों में बांटा गया है इसको। जो पहला हिस्सा जो आप देखोगे कि केस फैक्ट बोला गया है, मैंने केस को अपने वर्ड में समझाया गया है। क्वेश्चन में जो लिखा है आपको बस उसी को अपने वर्ड में बताना है। फिर आपको ऐसे हेडिंग नहीं देना एग्जाम में, आंसर में आप बस नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो कि एक्स कैन रिकवर द वॉलेट फ्रॉम द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट एंड रिटेन एक्स कुड रिटेन द गुड्स अगेंस्ट एवरीवन एल्स अदर देन द ट्रू ओनर। तो ये वॉलेट का असली हकदार अगर ट्रू ओनर नहीं मिलता है तो द फाइंडर ऑफ द गुड्स हो जाएगा। पॉइंट ऑफ लॉ इसमें सेक्शन 71 के बारे में आप मेंशन कर रहे हो, देन उसको समझाओगे, बेली को थोड़ा समझाओगे, बेली कौन होता है, ठीक है। उसके साथ साथ चैप्टर 5 यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सेक्शन 68 से 72 का हिंट दोगे कि ये 71 इस ग्रुप का एक लॉ है। और रिलेटेड केस स्टडी हॉलिन्स वर्सेस हाउलर यहाँ पे नहीं दिया गया इस आंसर में, आप यहाँ मेंशन करोगे नीचे नीचे कि ऐसा ही सिमिलर चीज हुआ था और बहुत कम वर्ड में। अगेन 4 मार्क का क्वेश्चन है तो हम ऐसे बहुत सारा वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो आपको समझा देना है कि ये हॉलिन्स वर्सेस हाउलर का केस क्या था और कैसे आगे बढ़ा था। तो यहाँ हो जाता है हमारा ये वीडियो का जो मुख्य काम कंप्लीट। आप सबका धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। फिर मिलेंगे एक और केस स्टडी के साथ। थैंक यू।